नमस्कार साथियों। आप लोग आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। और आज सीटेट पेपर वन का 5 जनवरी का पेपर कंप्लीट हो चुका है। सेंटर पे जाके बच्चों से जो भी एनालिसिस हुई या बच्चों ने जो भी रिस्पॉन्स व्हाट्सएप पे हमें भेजे, उसके अकॉर्डिंग हम आपको एनालिसिस कराएंगे और देखेंगे कि सवाल कैसे आए थे। देखिए, बच्चों का जो डायरेक्ट रिस्पॉन्स आए थे, उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आए थे। ईवीएस बहुत आसान था, सीडीपी भी बहुत आसान थी, गणित भी आसान था, हिंदी भी आसान थी। इंग्लिश का जो लेवल था उन्होंने मॉडरेट बोला। अब मैं आपको क्वेश्चन जो डायरेक्ट आए हुए हैं वो उनको फटाफट कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। सवाल जो आया था कि पेड़ के तने में छेद करके कौन सा पक्षी घोंसला बनाता है। ठीक है। पेड़ के तने में छेद करके कौन सा पक्षी घोंसला बनाता है। देखिए, सवाल जो आया था ये कोई नया सवाल नहीं था, रिपीटेड सवाल था। कौन सा पक्षी कैसा घोंसला बनाता है, इस पे डायरेक्ट सवाल आ रहे थे। देखिए, इंडियन रॉबिन से सवाल एक शिफ्ट में पूछा गया, वीवर बर्ड से पूछा गया, कौवे से पूछा गया, बसंत गौरी से भी सवाल पूछा गया था। देखिए, पक्षी जो होता है जो तने में घोंसला बनाता है छेद करके, वो कौन है? बसंत गौरी है। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इसको बारबेट पक्षी भी बोलते हैं, ठठेरे पक्षी भी बोलते हैं। तो कौन से पक्षी किस तरीके से अपना घोंसला बनाते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जिनका जिनका एग्जाम अभी है, या यूपी टेट का एग्जाम दे रहे हैं, सुपर टेट का एग्जाम दे रहे हैं, आरईटी का एग्जाम दे रहे हैं, एमपी टेट का एग्जाम दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखिए, जो हमारे कौवा जो होता है एक पेड़ की ऊंचाई पर सामग्री के सभी प्रकार के साथ अपना घोंसला बनाता है। कबूतर कैक्टस के पौधे या मेहंदी के पौधे के बीच अपना घोंसला बनाता है तथा पुराने मकानों में भी अपना घोंसला बना देता है। गौरैया और कबूतर एक अलमारी के ऊपर शीशे के पीछे एक जगह पर अपना घोंसला बनाते हैं। जो बारबेट या ठठेर पक्षी है, एक पेड़ के तने में एक छेद में अपने घोंसले बना लेता है, जो घोंसले बनाता है। जो हमारा दर्जिन चिड़िया होती है, झाड़ी पर एक साथ दो पत्ते सिलाई द्वारा अपने घोंसले बनाने, ठीक है, तेज चोंच का उपयोग करती है, अपने अंडे को पत्ती की तह में रख देता है, उसे बनाया गया है। सनबर्ड एक घोंसला बनाता है, छोटे पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटका होता है। कल सवाल आया था, राबिन अपना घोंसला मुलायम टहनियों, जड़ों, ऊन, बालों और रुई के साथ जमीनी स्तर पर पेड़ की निकली शाखाओं के कभी कभी शीर्ष पर बनाता है। ठीक है। तो इस तरीके से जो ये एनसीईआरटी से ये डायरेक्ट सवाल पूछा गया आपसे। ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल थोड़ा, देखिए, सवाल जो अगला सवाल पूछा गया वो सवाल थोड़ा हटके था। सबसे लंबी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलती है? जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर से डिब्रूगढ़, और डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, और मणिपुर से सूरत। देखिए, सबसे जो लंबी ट्रेन चलती है उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस, जो नॉर्थ ईस्ट में डिब्रूगढ़ से चलती है और वो कन्याकुमारी तक चलती है। अपनी पूरी यात्रा में 4,234 किलोमीटर की दूरी तय करती है। साउथ में कन्याकुमारी और नॉर्थ ईस्ट में डिब्रूगढ़ से चलती है। ठीक है। तो देखिए, जम्मू से कन्याकुमारी की जो डिस्टेंस होती है वो कम हो जाती है, हिमसागर एक्सप्रेस चलती है। लेकिन इस सवाल में जो करेक्ट आंसर था वो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी था। ठीक है। अगला सवाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा जो नए सवाल आ रहे हैं। अगला सवाल आ रहा था थीम्स के ऊपर, एक सवाल आया था कि द थिंग्स वी कैन डू एंड मेक, इस पे एक ऑप्शंस पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए, थीम्स पे हर पर डे एक सवाल आ रहा है। तो आप लोग जो ईवीएस की जो मेन थीम है, सब थीम है, ठीक है, फैमिली एंड फ्रेंड की जो सब थीम है, उस पे सारा अच्छे से फोकस करके जाइए। एग्जाम में एक न एक सवाल आपको जरूर मिलेगा। ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। भाई, ऐसे जानवर जिनके आगे के दांत नुकीले, तेज धारदार हो, कौन सा भोजन करते हैं? भाई, जिनके दांत नुकीले होते हैं, धारदार होते हैं, वो अपने शिकार को फाड़ कर खाते हैं। तो ऐसे जो जानवर होते हैं, वो शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, सर्वाहारी होते हैं, इनमें से सभी होते हैं। ठीक है। इस तरीके से जो सवाल आपसे पूछा गया। ठीक है। तो देखिए, जिनके दांत आगे से नुकीले होते हैं, धारदार होते हैं, तेज धारदार होते हैं, वो हमारे मांसाहारी होते हैं, जो कि मांस को फाड़ कर वो खाते हैं। तो ये जो हमारा ऑप्शन बी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है।
अब सवाल एक आया था कि बच्चों के भोजन के चार्ट पे क्लास में अध्यापिका ने प्रश्न पूछा था, 4 स्टेटमेंट दिए हुए थे, उस पे एक सवाल था, वो मैं आगे कराऊंगा। ठीक है। रोनाल्ड सर रोनाल्ड रॉस को किस फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिया गया? सर रोनाल्ड रॉस को चिकित्सा के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, शांत के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में। तो मैंने आपको बताया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन आया है, जो अभी 3 जनवरी के शिफ्ट में आया था कि 1902 में मलेरिया की खोज के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में ये इनको जो पुरस्कार है वो दिया गया। ठीक। तो इन्होंने मलेरिया की खोज की थी कि मलेरिया की खोज से ज्वर होता है, जो मच्छर के पेट में एक जो मादा एनाफ्लीज के काटने से होता है, और चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। जो पियाजे है, जॉन पियाजे, उसकी प्री ऑपरेशनल स्टेट से एक सवाल पूछा गया था। ठीक है। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है उससे एक सवाल पूछा गया था। ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। जो हमारी मध्य बाल्यावस्था होती है, मध्य बाल्यावस्था, उसकी एज से पूछा गया था। 0 से 2 वर्ष होती है, 2 से 4 वर्ष होती है, 6 से 10 वर्ष होती है, 10 से 14 वर्ष होती है। तो जो हमारी मध्य बाल्यावस्था की एज होती है वो 6 से 10 वर्ष होती है। ठीक है। 0 से 2 वर्ष हमारी शैशवावस्था होती है, पूर्व बाल्यावस्था होती है, और मध्य बाल्यावस्था होती है, और ये उत्तर बाल्यावस्था होती है। ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर से एक सवाल हमारे एग्जाम में पूछा गया था, वो एक सवाल मैं आपको आगे कराऊंगा। प्राकृतिक शिक्षा और लिंग्विस्टिक एजुकेशन पे एक सवाल आया था। ठीक है। समावेशी शिक्षा पे भी एक सवाल आया हुआ था कि हम बच्चे को कैसे क्लास में पढ़ाएंगे। उस पे एक शिक्षक को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है अगर वो समावेशी शिक्षा पे क्लास ले रहा है। तो इस तरह से एक सवाल आया था हमारे एग्जाम में। ठीक है। अगला सवाल जो पूछा गया था कि एक बच्चा है, दूसरों की बातों को नहीं मान रहा है लेकिन डर कर रहा है, तो भाई ये क्या कहते हैं, कौन से स्टेज में है कॉलबर्ग के अनुसार? भाई कॉलबर्ग के अनुसार ये प्री कन्वेंशनल स्टेज का फर्स्ट स्टेज है, जहाँ पे बच्चा ये सोचता है अपनी नैतिक सोच से, जो सजा से बंधी होती है कि भाई जल्दी स्कूल नहीं जाएंगे तो वहां पे पनिशमेंट होगा, होमवर्क नहीं करेंगे तो वहां पे पनिशमेंट मिलेगा। जैसे बच्चे ये मानते हैं कि उन्हें बड़ों की बातें माननी चाहिए, नहीं तो उन्हें दंडित किया जाएगा। तो प्री कन्वेंशनल स्टेज का जो फर्स्ट स्टेज है, ठीक है, पनिशमेंट, ओबे एंड पनिशमेंट जो है, ये क्या कहते हैं, इस स्टेज के बारे में सवाल पूछा गया। ठीक है। तो बच्चों के विकास के लिए उत्तरदायी होती है। अगला सवाल जो उन्होंने पूछा, देखो बच्चों के विकास के लिए क्या उत्तरदायी होता है? देखिए बच्चों के शारीरिक विकास के लिए, देखिए बच्चों का जो शारीरिक विकास होता है वो कहीं ना कहीं हम उनके मानसिक विकास से जुड़ा होता है। और मानसिक विकास के लिए हमने आपको बताया था, जो डेवलपमेंट के बारे में बताया था, कि आनुवंशिकता, पर्यावरण और विद्यालय। आनुवंशिकता और पर्यावरण इसका जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आपके एग्जाम में दिया गया। मैंने आपको बताया था, आप लोग ध्यान रखिए, कि जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट पे डायरेक्ट जुड़ा होता है। हेरिडिटी मतलब आनुवंशिकता, और इन्वायरमेंट मीन्स पर्यावरण पे। ठीक है। तो ध्यान रखिए, यहाँ से रेगुलर सवाल आ रहे हैं आपके एग्जाम में, तो आप लोग इनको फोकस अच्छे से करिएगा। ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बच्चों का जो विकास होता है वो कैसा होता है? सर्वांगीण विकास, मैं अगर बात करूं, सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास, बच्चों का सर्वांगीण विकास मीन्स ऑलराउंड डेवलपमेंट के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में फोकस किया गया था कि इनका विकास होना चाहिए। ऑल राउंड डेवलपमेंट एंड द एजुकेशन विच इज प्रोवाइडेड इज द लर्निंग बेस, एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन। हिंदी में एक सवाल आया हुआ था कि प्राकृतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखिए मैंने आपको बताया कि अगर प्रत्यय का कोई सवाल आए तो मूल शब्द आप हटा दीजिए, जो बचे वही उसका प्रत्यय है। तो प्राकृतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रकृति धन इक, प्राकृतिक, ये आपका करेक्ट आंसर है। रेस्ट इज नॉट द करेक्ट आंसर। ठीक है। प्रत्यय निकालना है, मूल शब्द हटा दीजिए, जो बचे वही उसका प्रत्यय है। ये हिंदी में सवाल पूछा गया था। ठीक है। देखिए कोविड 19 से सवाल आए थे कि कोविड 19 में महामारी के समय में डॉक्टर ने विटामिन सी खाने के लिए कहा था, ऐसा क्यों कहा गया था?
तो भाई विटामिन सी हमारी रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देता है। देखिए आपको मैं बता दूं, जो कोविड-19 से लोग पीड़ित हुए थे, तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पे बहुत ज्यादा असर पड़ा था। तो लोगों डॉक्टर ने सलाह दी थी कि विटामिन सी की आप टेबलेट खाइए, या विटामिन सी के जो रिच रिसोर्स हैं आप उनका सेवन ज्यादा से ज्यादा करिए, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और आपकी रिकवरी जल्दी से जल्दी होगी। ठीक है, ये सवाल आपके एग्जाम में आज पूछा गया। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा गया आज एग्जाम में, हिमाचल प्रदेश की जनजाति का नाम क्या है? ठीक है, हिमाचल प्रदेश की जनजाति के नाम के बारे में पूछा। ठीक है, देखिए हिमाचल प्रदेश की जो जनजातियां हैं वो प्रसिद्ध इंडो आर्यन परिवार समूह से संबंधित हैं। इस क्षेत्र की जो प्रमुख जनजातियां हैं, किन्नौरा जनजाति, लाहौले जनजाति और गद्दी जनजाति और गुर्जर जनजाति शामिल है। बच्चों ने ऑप्शंस नहीं बताया, तो ये सवाल जो पूछा गया तो मुख्य रूप से हमारी किन्नौरा जनजाति, लाहौले जनजाति, गद्दी जनजाति है और गुर्जर जनजाति शामिल है। तो इस तरीके से आपकी ये मुख्य जनजातियां हैं। ठीक है, सवाल पूछा गया कि जो हमारे चेराव नृत्य है, या मिजोरम का नृत्य क्या है, इसके बारे में पूछा गया, और उसमें चेराव एक ऑप्शन था, तो वो सही ऑप्शन होगा। या चेराव नृत्य पूछा गया था तो वो मिजोरम का नृत्य होगा, तो ये ऑप्शन पूछा गया था। तो भाई मिजोरम के जो नृत्य में खल्लम, चैलम, चावलिंगजोन, छेलीलम, थंगलाम, जंगालम और चेराव नृत्य शामिल है। यह नृत्य मिजोस की भावना को व्यक्त करते हैं, त्योहारों के दौरान किए जाते हैं। ड्रम और गोंग मुख्य इनका वाद्यंत्र है, उनके नृत्य के दौरान उपयोग किए जाते हैं। तो याद रखिएगा, चेराव नृत्य से हमारे ये सवाल पूछे गए। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया वहां से, क्या पूछा गया देखिए, डिसलेक्सिया के बारे में पूछा गया। देखिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई ये बच्चा है, उसको पढ़ने में इस तरह से दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है, और वो अच्छे से ये नहीं कर पा रहा है, तो उसको किस तरह की डिजीज है। देखिए डिसलेक्सिया उसका करेक्ट ऑप्शन था। डिसलेक्सिया मैंने आपको बताया था कि लर्निंग की एक डिसेबिलिटीज है। ठीक है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिसकैलकुलिया। ठीक है, डिसकैलकुलिया जो हमारी कैलकुलेशन से रिलेटेड है, डिसलेक्सिया हमारे पठन संबंधी विकार है, और डिस्ग्राफिया हमारा लिखने संबंधी विकार है। तो ये क्या होता है, एक तंत्रिका तंत्र से जुड़ी आनुवंशिक बीमारी है या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसके लक्षण शरीर में नहीं दिखाई देते। बच्चों में भी इसके लक्षण तब समझ में आते हैं जब वो स्कूल जाना शुरू करते हैं, क्योंकि जब वे भाषा या नई चीजें सीखने की कोशिश करते हैं तो उन्हें दिक्कत आती है। ठीक है, लेक्सिया जहां आए वहां पे पठन संबंधी विकार है। ये एक तरह का लर्निंग डिसऑर्डर है। एक बच्चा, अगला सवाल, एक बच्चा अपने चाचा, चाची, मामा, मामी और अपनी भाई के साथ रहता है, तो वो अपने किस प्रकार के परिवार में रहता है? भाई वो अपने संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार, युगल परिवार, इस तरह से कई सारे परिवार दिए गए थे, तो संयुक्त परिवार में रहता है। ठीक है, अगला सवाल जो आपसे पूछा गया, चित्रकाठी कहाँ की चित्रकला है? ठीक है, चित्रकाठी कहाँ की चित्रकला है, ये एक आपसे सवाल पूछा गया था। चेराव नाच कहाँ से संबंधित है? तो ये सवाल पूछा गया था, मिजोरम से संबंधित है। ठीक है, और एक सवाल आपसे फिर से पूछा गया कि कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? देखिए कल्पना चावला जो है वो हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली थी, भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री थी। जब ये अपने स्पेस मिशन को कंप्लीट करके वापस आ रही थी, नासा का स्पेस मिशन था और अब उसको कंप्लीट करके ये वापस आ रही थी अर्थ पे, तो इनका जो स्पेसशिप है वो क्रैश हो गया था स्पेस में ही, और उनकी डेथ हो गई थी। और उनकी डेथ होने कब हुई थी? 1 फरवरी 2003 को उनकी डेथ हुई थी। और उन्होंने मतलब भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री थी, नासा में काम कर रही थी, और उन्होंने अपने अच्छे स्पेस मिशन पे काम किया था, कई सारे मैसेजेस उन्होंने भेजे थे। तो ये भारत के लिए भी एक अपूर्ण मतलब बहुत ही दुखद क्षति थी। और ये मतलब लड़कियों के लिए एजुकेशन में एक इंस्पिरेशनल मॉडल बनी थी कि कल्पना चावला भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री थी, करनाल की रहने वाली थी, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट के, और मतलब
जो लड़कियां हैं वो शिक्षा लेने के बाद इनका इंस्पिरेशन इनसे मिलता है, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ा था। ठीक है, इनकी मृत्यु के बारे में पूछा था सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि अगर 6:30 6:30 PM को 24 आवर्स में क्या समय होगा। ठीक है, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, ये आप जैसे आपकी ये क्लॉक है, ठीक है, जैसे ये आपकी क्लॉक है, तो यहाँ पे आपको 12 होता है। ठीक है, 24 जैसे ये 6 होता है। ठीक है, जब 24 आवर्स की बात की जाती है, जैसे ये 24 आवर्स की बात की जाती है, तो 12 के बाद आप उसमें ऐड करते जाइए। देखिए रात में जब रात में जब 12 AM होता है, तो वहां पे 0 से स्टार्ट होता है वो 12 AM, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। जब दोपहर में 12 PM हो जाता है, उसके बाद आप उसमें 1 आवर ऐड करते जाइए, 12 फिर 13 फिर 14 16। अब 6:30 PM है तो क्या हो जाएगा, 12 में 6 आवर 30 मिनट्स ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 18 आवर 30 मिनट। ठीक है, रेलवे की जो घड़ियां होती हैं उनमें इस तरह का टाइम टेबल होता है, तो जनरली आप लोग इस पे टिक कर दीजिएगा। ठीक है, जीन पियाजे से हर सब्जेक्ट में 4 से 5 सवाल पूछे गए थे। वेन हिले का सही क्रम पूछा गया था। भाई वेन हिले के ज्यामितीय चिंतन चिंतन का जो सिद्धांत था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग इग्नोर मत करिए, अच्छे से पढ़ के जाइए। देखिए वेन हिले की जो अकॉर्डिंग जो थ्योरी थी, उन्होंने 5 लेवल ऑफ थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग के बारे में, ज्योमेट्री के बारे में बताए थे। ज्यामितीय चिंतन चिंतन के बारे में अपने 5 लेवल बताए थे। उन्होंने पहला लेवल बताया था विजुअलाइजेशन, जिसमें उन्होंने बताया था बेसिक विजुअलाइजेशन और रिकॉग्नाइजेशन, लाइक स्क्वायर एंड ट्रायंगल के बारे में बच्चा एनालिसिस करेगा। सेकेंड लेवल के बारे में विजुअलाइज करेगा। सेकेंड लेवल को उन्होंने बताया था एनालिसिस, एनालिसिस करके डिस्क्रिप्शन देगा। और थर्ड लेवल जो लेवल 2 था उनका, उसमें अब्स्ट्रैक्शन, जिसमें इनफॉर्मल डिडक्शन या ऑर्डरिंग के बारे में बताएगा। और लेवल 3 क्या था हमारा, डिडक्शन के बारे में था, जहां पे वो फॉर्मल डिडक्शन वगैरह करेगा। और लेवल 4 हमारा रिगॉर के बारे में था। तो ये हमारे जो प्रॉपर लेवल था वेन हिले का ज्यामितीय सिद्धांत के सिद्धांत का, इस पे उन्होंने सवाल दिया था विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, अब्स्ट्रैक्शन, डिडक्शन, रिगोर, रिगोर, डिडक्शन, इस तरह से, मतलब उनका क्रम चेंज कर दिया था और सही क्रम पूछा था। ठीक है, तो ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जा रहे हैं। वेन हिले तो हर चैप्टर में, हर शिफ्ट में 1-2 सवाल आने ही हैं। ठीक है, अब इन्होंने पूछा था कुछ ऐसा सवाल कि 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 98 है, तो तीसरी संख्या पूछा था। क्वेश्चन इनकम्प्लीट था, इसका कंप्लीट क्वेश्चंस कोई बता नहीं पाया, तो वो हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर पाए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से 2 प्रश्न आए थे, एनसीएफ से प्रश्न आया हुआ था, और एक प्रश्न जो आपकी ईवीएस में इंपॉर्टेंट पूछा गया, तरुण भारत संघ योजना के प्रधान क्या था। भाई देखिए तरुण भारत संघ जो योजना है, इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है पुरानी झील या जल संसाधनों को नवनिर्मित करना। जो तरुण भारत संघ है, टीबीएस, भारत की एक अशासकीय संस्था है, एनजीओ। तरुण भारत संघ एक एनजीओ है जो लोगों को वन एवं जल के संरक्षण के मुद्दों पर जागरूक करने का काम कर रही है। श्री राजेंद्र सिंह इसके संस्थापक एवं वर्तमान अध्यक्ष हैं। राजेंद्र सिंह इसके संस्थापक एवं वर्तमान अध्यक्ष हैं। इन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला सवाल जो पूछा गया था, अबू धाबी को के रुपए को क्या कहते हैं। अबू धाबी के रुपए को दिरहम बोलते हैं। ठीक है, अबू धाबी के रुपए को दिरहम बोलते हैं। ठीक है, अगला सवाल जो आपसे पूछा गया, निपिथेंस का जो पौधा होता है वो कहाँ पाया जाता है। तो निपिथेंस जो हमारा घटपर्णी पौधा है, कीट बच्ची पौधा है, मांसाहारी पौधा है, मेघालय में पाया जाता है। नाइट्रोजन की कमी और जो अधिक नमी वाले स्थानों पे ये पाया जाता है। ठीक है, वेन हिले लैंगिक भेदभाव से प्रश्न पूछा गया। ठीक है, लैंगिक भेदभाव से प्रश्न पूछा गया कि भाई एक बच्चे को ये गुड़िया दे दी गई और बोला गया कि तो लड़के ने कहा कि भाई लड़के गुड़िया से नहीं खेलते हैं, कुछ इस तरह से सवाल पूछा गया। एप्लीकेशन बेस्ड सवाल पूछे गए। देखिए बछेंद्री पाल से एक सवाल पूछा गया, बछेंद्री पाल के बारे में। भाई जो बछेंद्री पाल है उनका जन्म 24 मई 1954 को हुआ था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है वो। वे एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली दुनिया की 5वीं महिला है, दुनिया की 5वीं और
भारत की पहली भारतीय महिला हैं, ध्यान रखिएगा, दुनिया की 5वीं और भारत की पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने एवरेस्ट को फतह किया था। महिला पर्वतारोही हैं। वर्तमान में वे टाटा स्टील में काम कर रही हैं, वहां चुने हुए लोगों को रोमांचक अभियानों का प्रशिक्षण देती हैं। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो उत्तर काशी में है, वहां से उन्होंने अपनी पढ़ाई किया था, वहां से उन्होंने जो हमारा ट्रैकिंग जो माउंटेनियरिंग है इसकी ट्रेनिंग लिया था। ईवीएस की थीम से सवाल पूछा गया था और सवाल ऐसा पूछा गया था आपके एग्जाम में, हेल्थ केयर सिस्टम को लेके, हेल्थ केयर जो सिस्टम है हमारा उसके ऊपर एक पैसेज आया हुआ था, किसान और उसका खेतों से प्यार, इस पे एक पैसेज आया हुआ था। 9 क्वेश्चंस आए हुए थे हमारे एग्जाम में पैसेज के बेस पे, ठीक है। अगला सवाल जो आपसे पूछा गया था कि एनईपी 2020 में कौन सी एजुकेशन पद्धति को फॉलो करती है? 5+3+2+5, 10+2, 5+3+5, 5+3+3+4। देखिए, अभी आपकी जो करंट एजुकेशन पॉलिसी है वहां पे 10+2 एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वहां पे 5+3+3+3+4 एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है। ये रिकमेंड किया है सरकार ने, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे हमने एक डिटेल वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप उसको जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और हर शिफ्ट में ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में भाषा और विचारों की भूमिका कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में पूछा गया था। गार्डनर की भाषिक बुद्धि पे सवाल आया था। कोलबर्ग की आज्ञाकारी और दंड उन्मूलनीकरण अवस्था पे प्रश्न आया था। और बच्चों के शारीरिक विकास में किसका प्रभाव पड़ता है? आनुवंशिकता और पर्यावरण में हम लोगों ने इसको कर लिया था, ठीक है। और सवाल जो पूछा गया था कि प्राकृतिक रंगों से घर के दीवार में एक पेंटिंग की जाती है, किस राज्य में है? भाई ये वारली चित्रकला के बारे में बात कर रहे हैं और ये महाराष्ट्र में पाई जाती है, ठीक है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। प्राकृतिक घरों से की दीवारों में पेंटिंग तैयार की जाती है, किस राज्य में है, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में मैंने आपको बता दे रहा हूं कि जो वारली चित्रकला है वो महाराष्ट्र में है, ठीक है। और यहाँ पे बिहार भी ऑप्शन हो सकता है, बट ऑप्शन में बच्चे ये बता रहे थे कि बिहार ऑप्शन में नहीं था, ठीक है, बिहार ऑप्शन में नहीं था, तो महाराष्ट्र इसका आंसर होगा। अगर बिहार भी होगा तो महाराष्ट्र और बिहार, चूंकि जो मधुबनी चित्रकला है उसमें चावल को पीस कर उनको कलर करके आपको दीवालों में उसकी चित्रकारी की जाती है, लेकिन वारली चित्रकला में भी क्या कहते हैं, वो क्या करते हैं, उसकी चित्रकारी करते हैं। तो महाराष्ट्र में क्या है, एक वारली जनजाति है जो दीवारों को पहले लाल मिट्टी से लेप कर देती है, उसके ऊपर गाय के गोबर से लिपाई की जाती है। एक प्राचीन भारतीय चित्रकला है, ठीक है, जो वारली जनजाति द्वारा बनाई जाती है। ये कला उनके जीवन मूल सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है। इन चित्रों में मुख्यतः फसल पैदावार, ऋतु, शादी, उत्सव, जन्म और धार्मिकता को दर्शाया जाता है और यह कला वारली जनजाति के सरल जीवन को भी दर्शाती है, ठीक है। इस तरह से यह सवाल पूछा गया था। बिहार ऑप्शन नहीं था, इसलिए महाराष्ट्र करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल जो पूछा गया था, जीन पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की क्या विशेषता होती है? मध्य बाल्यावस्था की क्या विशेषता होती है, ठीक है। इस पे एक सवाल पूछा गया था, ठीक है। एक सवाल यहाँ पे पूछा गया आपसे कि जो व्यागात्स्की हैं, लेव व्यागात्स्की क्या सीखने पे ज्यादा बल देते हैं? देखो, जो व्यागात्स्की साहब हैं अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक की सोच व व्यवहार में निरंतर बदलाव लाता है। सामाजिक अंतरक्रिया मतलब इन्होंने बताया कि बच्चा अपने समाज से संस्कृति को कैसे सीख सकता है, ठीक है, जो एक संस्कृति से दूसरे में भिन्न हो सकता है। उनके अनुसार किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास उसके अन्य अभिव्यक्तियों से अंतर संबंधों पर निर्भर करता है, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का दूसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है उसको बोला था उन्होंने निकटतम विकास का क्षेत्र, जिसको हम लोग ZPD बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस।
अगर बच्चे के 90 नंबर आ रहे हैं तो 120 वो ले आ सकता है, अगर आप उसको थोड़ा सा इफर्ट कर दीजिए तो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बच्चे को थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। ठीक है, अगला सवाल जो पूछा गया, एक शिक्षिका प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ा रही है, बच्चों को घरों से चीनी, नमक, आटा आदि लाने के लिए कर रही है, वह स्कूल में किस प्रकार की गतिविधि करा रही है। ठीक है, तो बच्चों को वो हो सकता है न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ाना चाह रही हो सकता है बच्चों को मतलब खाना बनाने के इम्पोर्टेंस के बारे में बताना चाह रही हो। तो कुछ इस तरीके से ऑप्शंस हमारे एग्जाम में रहे होंगे। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आपके ज्यादा आ रहे हैं एग्जाम में, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल जो पूछा आपके एग्जाम में, ताजमहल का जो पीलापन है उसका कारण क्या है। अम्लीय वर्षा, क्षारीय वर्षा, मानसून वर्षा, यमुना का प्रदूषण। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, अम्लीय वर्षा। जो वातावरण में हमारे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस डाइऑक्साइड इस तरह की गैसें हैं, वो वाटर वेपर से रिएक्ट करके H2SO4 टाइप की एक बनाती हैं, जिससे जो हमारा ताजमहल है संगमरमर का बना होता है, वो जो एसिड होते हैं रिएक्ट करके हमारे संगमरमर को पीला कर देते हैं। ये हमारे ताजमहल के पीलेपन का मेन कारण है। ऐसी जनजाति जो भारत और भारत के बाहर पाई जाती, मतलब कुछ इस तरह का इनकम्प्लीट आंसर था, क्वेश्चन था, वो किसी बच्चे ने बताया तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया। एक्चुअल क्वेश्चन क्या आया था, भारत की जनजातियों के बारे में, किस किस राज्य में कौन सी जनजाति पाई जाती है, ये आप जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से सीटेट रेगुलर सवाल पूछ रहा है जो एनसीईआरटी में साफ साफ हर राज्यों की जनजातियों के बारे में दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल जो आपसे एग्जाम में पूछा गया, पर्यावरण अध्ययन की मुख्य थीम कौन सी है। ठीक है, संबंध, पौधे, पशु, चीजें जो हम सोचते हैं और करते हैं, तो ये हमारी सबसे मुख्य थीम है। ठीक है, हर शिफ्ट में एक सवाल आपसे पूछा जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला सवाल जो आपसे पूछा गया, पर्यावरण की कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी देने के लिए हम शिक्षक को मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए, विद्यार्थी को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसमें उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजनों के उदाहरण देना चाहिए सैंपट पे आरेख बना के। ठीक है, तो इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या है, पोषक प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजनों के उदाहरण देने चाहिए। ठीक है, तो सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल जो पूछा कि व्योगात्सी के अनुसार भाषा विचार विकास के बारे में क्या सही है। देखिए व्योगास्की सर जो थे उन्होंने कहा है कि भाषा पहले आती है, विचार बाद में आते हैं। जीन पियाजे सर ने क्या बोला, विचार पहले आते हैं, भाषा बाद में आती है। तो ये हमारे जो व्योगास्की हैं, लेव व्योगास्की, उन्होंने इस भाषा पे ज्यादा फोकस किया, भाषा पहले आती है, विचार बाद में आते हैं। ठीक है, लेव व्योगात्सी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही है। ठीक है, ऑप्शन में इस तरीके से था, ए, सी, ए और डी, बी और सी। ठीक है, ए और बी। तो देखिए सांस्कृतिक प्रकरण के बारे में उन्होंने बोला, सही है। प्राकृतिक प्रकरण, सामाजिक प्रकरण के बारे में बोला, सही है। पुनर्बलन के बारे में स्किनर साहब ने बोला था और पुरस्कार के बारे में इन्होंने नहीं बोला। तो जो लेव वेगात्सी के अनुसार जो करेक्ट जो ऑप्शंस था वो इस तरीके से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या आएगा, ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ। ठीक है, अगला सवाल जो आपसे पूछा एग्जाम में कि भाषा के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को अपने झांसे में लेकर झांसे में कर लेना हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कौन सी बुद्धि है। देखिए ये शाब्दिक या भाषाई बुद्धि है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। भाई आपकी मतलब भाषा बहुत अच्छी है, आप अच्छे से भाषा जानते हैं, तो ये आपकी भाषाई बुद्धि है। ठीक है, मध्य बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है। भाई समूह भावना में वो होते हैं। प्रारंभिक विद्यालय की आयु है, बिल्कुल सही बात। ये टोली की आयु है, बिल्कुल सही बात है। अनुकरण द्वारा सीखने की आयु अवस्था है, ये कौन सी अवस्था होती है, ये हमारी 0 से 2 ईयर्स की होती है, जिसको हम लोग शैशवावस्था बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी
नहीं है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल आपके एग्जाम में जो पूछा गया, ठीक है, क्या पूछा गया, चलते हैं भाई। उन्होंने ये बोला कि 2.5 किलो लड्डू, 3.25 किलो जलेबी, 5 किलो रसगुल्ले 750 ग्राम की क्षमता के बॉक्स में पैक किए जाते हैं। सभी मिठाइयों को पैक करने के लिए ऐसे कितने बक्सों की जरूरत होगी? देखिए, 750 ग्राम की क्षमता के बॉक्स में पैक किए जाते हैं। हमें पता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। ठीक है, तो 2.5 किलो लड्डू है तो कितने ग्राम हो गए? 2500 ग्राम। 3.25 किलो जलेबी हो गई तो कितना हो गई? 3250 ग्राम। ठीक है, और 5 किलो रसगुल्ले हो गए तो कितने ग्राम? 5000 ग्राम। इनको सबको ऐड कर दीजिए, 0 5 5 2 7 3 2 5 5 10। अब कह रहा है कि 750 ग्राम की क्षमता की मिठाई के डिब्बे में ही पैक करना है, तो आप इनको डिवाइड कर दीजिए। 750 को 10750 से आपको कितने बॉक्स चाहिए? वो बॉक्स मिल जाएंगे। तो ये जब आप डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम्स ये जाएगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से सीटेट में एप्लीकेशन बेस्ड छोटे छोटे बहुत इजी सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इनको मिस करके मत जाइएगा। ठीक है, कौन सा जोड़ा एक समकोण बनाता है? ठीक है, अगर आपको देखा जाए तो M3L ये समकोण नहीं बनाता, क्योंकि L में तो बन रहा है बट यहाँ पे न्यून कोण बन रहे हैं, तो ये नहीं होगा। H5E बिल्कुल सही बात। यहाँ पे समकोण बन रहा है, 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 यहाँ पे समकोण बन रहा है। K7 में नहीं बनेगा, क्योंकि T के अलावा K और 7 में नहीं बनेगा। ठीक है, और X4N में डायरेक्ट नहीं बन रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? H5 और E। ठीक है, इस तरीके से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एक लड़की एटीएम में गई और उसने क्रमशः 5 2000 के नोट, 9 100 रुपए के नोट, 9 100 रुपए के नोट, 5 2000 के नोट, 9 100 रुपए के नोट निकाले। गिनने के बाद उसने पाया कि वह राशि 2100 रुपए कम है जिससे वह निकालना चाहती। वास्तव में कितना पैसा निकालना चाहती थी? देखिए, अब मैं आपको बता दूं, 5 2000 के नोट अगर वो उसने निकाले तो कितना हुआ? 5 अगर 2000 के नोट निकाले तो ये कितना हुआ? 10,000। कितने हुए? 10,000। 900 रुपए के नोट निकाले तो कितना हुआ? 900। कितने हुए? 900। ठीक है, अब उसने पाया, ठीक है, कि वह राशि 2100 रुपए कम है। कितना? 2100 रुपए कम रह गई। ठीक है, यहां पे जो ऑप्शन थे वो 6 थे। ठीक है, 6 2000 के नोट थे, 6 2000 के नोट थे, 9 100 रुपए के नोट थे, और पाया कि वह राशि 21 रुपए कम है जिससे वह निकालना चाहती है। वास्तव में कितना पैसा निकालना चाहती है? अगर यहाँ पे 6 ऑप्शन था तो ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और ये ऑप्शन में कितना हो जाएगा? 12,900। ठीक है, अब उसने एक्चुअल में निकाले 12,900। बाद में उसको पता चला कि 21 रुपए हमने कम निकाले। तो अगर आप इसमें 2100 रुपए ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? वो कितने पैसे और निकालना चाहती थी। तो 2100 रुपए अगर हमने ऐड कर दिए 12,900 में तो कितना आ जाएगा? 15,000 रुपीज आ जाएगा, और वो इतने ही रुपए आप निकालना चाहती थी। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल जो आपसे पूछा गया, अमन ने अपने दोस्तों को टाफियां बांटी। उन्होंने देखा रेखा को 1/7, मोहन को 1/6, रिया को 2/7, अंकित को 2/5 टाफियां दी। उसके पास अंत में 2 टाफियां बची और उसके पास कुल कितनी टाफियां थीं? देखिए, मैं आपको इन सवालों को करने का एक सबसे बढ़िया तरीका बताता हूं कि 1/7
1/6, 2/7 और 2/5 टाफियां दी। ठीक है, इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? 7, 6, 7 और 5। इनका आप क्या निकाल लीजिए, इनका आप एलसीएम निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? एलसीएम निकाल लीजिए। अब मुझे एक चीज ये देखिए कि यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, जो सबसे ज्यादा अच्छे ऑप्शंस दिए गए हैं, वो देखिए कि अगर मैं एलसीएम इसका निकालूं तो 7×42 पंचे 210। ठीक है, अब इसमें से आप देखिए कि 210 से क्या, 210 इसका एलसीएम आ गया। अब 210 से कौन सी संख्या कट रही है? ठीक है, 210 देखिए, अगर आप क्या कहते हैं इसको निकालेंगे 1/7, मतलब 7 भाग टोटल थी, 1 भाग उसने मोहन को दिया। 1/6, 1/6 भाग रिया को दिया। 2/7 भाग क्या कहते हैं किसको दिया? अंकित को। और 2/5 भाग किसको दिया? अंक। ठीक है, अंकित को 2/5, रिया को 2/7, इस तरह से दिया। तो अगर 7, 6, 7, 5 का हम एलसीएम निकाल लें तो कितना आया? 210 आया। तो अगर मैं इस तरीके से मानता हूं कि 210 जो एलसीएम आया, वो हमारे टोटल जो हमारे पास टाफियां होंगी उनका एक मल्टीपल होना चाहिए, तभी आप इस पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। श्योर? तो 210 का मल्टीपल कौन सा होगा? ये होगा? नहीं होगा भाई। 210 का 240 मल्टीपल कहां हो सकता है? 420 इसका मल्टीपल होगा? होगा। 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 460 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो होगा? नहीं होगा मल्टीपल। 480 से कर दिया जाए तो नहीं होगा। तो कौन उसका मल्टीपल होगा? ये होगा। तो ये हमारे ऑप्शन चेक से इस सारे सवाल इस तरीके से हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान से रखिए, हमारे इस तरह से सवाल ऑप्शन चेक से डायरेक्टली हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में आए जो बच्चों से हमें प्राप्त हुए। और हमारी ये एनालिसिस आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और इस सेशन को आप शेयर जितना से ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा बच्चों को बेनिफिट मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाभान्वित हो जाएंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक है, और थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। लाइक जो लोग सीटेट के बाद यूपी टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, नई वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, या जिनका भी सीटेट का एग्जाम है, उन सभी को ऑल द बेस्ट। जिनका 16 और 17 को एग्जाम पोस्टपोन हुआ है वो 13 के बाद होगा। अब बस प्रे करिए कि पैंडेमिक में वायरस इतना ज्यादा ना फैल जाए कि आपके एग्जाम कैंसिल ना हो जाए या पोस्टपोन हो जाए। तो होप कि सबके एग्जाम अच्छे से हो जाए, आप लोग अच्छे से स्वस्थ रहिए, प्रिकॉशंस को फॉलो करिए। यही विशेष है हमारी। ठीक है, अगेन ऑल द बेस्ट।